देखिए, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में। पहले कुछ बेसिक बात मैं नोट से आपको बता देता हूँ, उसके बाद में मैं तुम्हें बोर्ड पे उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज इंस्ट्रक्शन क्या है। एक कमांड है जिसे डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। 16 बिट की इंस्ट्रक्शन होती है, 3 बिट ऑपरेशन कोड के लिए, और उसके अंदर भी 3 बिट है ऑपरेशन कोड के लिए। और आपके ये जो इंस्ट्रक्शन जो है, इसको आप इस डायग्राम से अच्छा समझ सकते हो कि 0 से 11 तक ये जो है ये आपके एड्रेस के लिए होती है। 3 बिट जो होती है ये आपके ऑपरेशन के लिए होती है, और 50 नंबर जो है वो आपकी फ्लिप फ्लॉप के पास जाती है। तो इसका मतलब इस तरह से इसके 3 डिवाइडेशन होते हैं। अब इसी डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करते हैं, तो यदि आपके ये तीनों बिट जो है ये अगर तीनों के तीनों 1 है और ये 0 है, जो 15 नंबर है, 50 नंबर है, तो ये रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का उपयोग लेगा। वापस से सुनिएगा, अगर ये 3 बिट ऑपरेशन कोड के 1 है और जो 50 नंबर है आई बिट वो अगर 0 है, तो ये रजिस्टर रेफरेंस का उपयोग लेगा, इंस्ट्रक्शन का यूज लेगा। इसी तरह से ये तीनों 1 है और आई भी 1 है, आई बिट मतलब फ्लिप फ्लॉप वाली बिट भी 1 है, तो ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का उपयोग लेगा। मतलब तीनों बिट 1 और 0 होने पर कौन सा हो गया, रजिस्टर रेफरेंस। तीनों बिट 1 और चौथी भी बिट जो है आई बिट जो है फ्लिप फ्लॉप वाली बिट है, वो भी अगर 1 होगी तो क्या होगा, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। और लास्ट जो है इसके अलावा जो भी बच गई वो मेमोरी रेफरेंस। तो ये इंस्ट्रक्शन सेट में आपको पहले आपने डिवाइडेशन पढ़ा, कहां से लेके कहां तक क्या हिस्सा है, 0 से 11 का, 12, 13, 14, 15, इससे कौन से इंस्ट्रक्शन हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमें पता लगा। अब देखिए आगे कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ये जो चीज आप भूलना नहीं है, क्योंकि इसको मैं अभी वापस से आगे दोबारा समझाऊंगा। इसी तरह से जो पिछले वीडियो में अपन ने सीपीयू पढ़ा था उसको भी मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना है बोर्ड पे। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले आप मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन के नाम याद रखेंगे। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, तो आपका हो जाएगा एंड हो गया, ऐड हो गया, एलडीए लोड करने के लिए, डेटा को लोड करने के लिए, एसटी स्टोर करने के लिए, बीयूएन ब्रांचिंग के लिए, बीएसए ब्रांच और सेव रिटर्न एड्रेस, ब्रांच एंड सेव रिटर्न एड्रेस, आईएसजेड इंक्रीमेंट द वैल्यू, स्किप इफ रिजल्ट इज 0। और इसी तरह से रजिस्टर रेफरेंस में सीएलए एक्यूमुलेटर को क्लियर करने के लिए, सीएलई फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करने के लिए। ई नाम का कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं होता, ई फ्लिप फ्लॉप हम बोल रहे, तो फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करने के लिए। और इसी तरीके से सीएमई जो है वंस कॉम्प्लीमेंट लेगा ई फ्लिप फ्लॉप का, सीआईआर सर्कुलर राइट करेगा, सीआईएल सर्कुलर लेफ्ट करेगा, आईएनसी इंक्रीमेंट करेगा, एसपी स्किप करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अगर वो पॉजिटिव है, नेगेटिव होने पे एसएनए, और इसी तरह से स्किप करेगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अगर वो क्या है, 0 है। तो 3 हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इसी तरह से आपका ई फ्लिप फ्लॉप अगर 0 है तो एसजेड हो गया, एचएलटी हॉल्ट कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर को रोकने के लिए, और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में आईएनपी इनपुट के लिए, ओयूटी आउटपुट के लिए, एसकेआई स्किप के लिए अगर इनपुट ऑन है। इसी तरह से एसकेओ होगा, ये एसकेओ होगा, स्किप करेगा जब आपका आउटपुट ऑन है। इसी तरह से आईओएन इंटरप्ट ऑन के लिए, आईओएफ इंटरप्ट ऑफ के लिए। तो ये सब इसकी क्या हो गई, आपके इंस्ट्रक्शंस हो गई। अब हम इंस्ट्रक्शन साइकिल पर डिस्कस करेंगे। देखिए इंस्ट्रक्शन जो साइकिल है इंस्ट्रक्शन सेट पे ही डिपेंड करती है। इसके अलावा जो लास्ट जो है वो हम लोग सीपीयू के बारे में बात करेंगे। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलकर किसी भी इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, रन करता है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को रन करते हैं तो रन करने का जो साइकिल है वो आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाता है। बात को वापस सुनिएगा, रन करने का साइकिल, किसी भी इंस्ट्रक्शन को रन करके उसका आउटपुट लेने का जो साइकिल है वो आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाता है। जो भी इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करते हैं, फिर आप उसे क्या करते हैं, रन करते हैं। प्राप्त करने को बोलते हैं फैच साइकिल और रन करने को बोलते हैं एग्जीक्यूट साइकिल। वापस से सुनिएगा,
प्राप्त करने को बोलते हैं फेच साइकिल और रन करने को बोलते हैं एग्जीक्यूट साइकिल। जब हम लोग प्राप्त करते हैं तो उसका जो समय है वो एक जैसा लगता है। तो आपने क्या देखा कि फेच साइकिल जो है वो आपकी इंस्ट्रक्शन को केवल प्राप्त करने का काम करती है, और प्राप्त करने का जो समय जो है वो एक ही मशीन साइकिल होता है, सबके लिए एक जितना होता है। चाहे इंस्ट्रक्शन का साइज बड़ा है चाहे इंस्ट्रक्शन का साइज छोटा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं तो जो टाइमिंग जो है उसमें डिफरेंस आ जाता है। किसी को ज़्यादा समय लगता है अगर बड़ी इंस्ट्रक्शन है, अगर छोटी इंस्ट्रक्शन है तो उसमें क्या लगेगा, कम समय लगेगा। मतलब कुल मिला के अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो हमारी जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर हम लोग यही कहते हैं कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाता है। पहली चीज, मुख्य रूप से दो साइकिल से मिलकर बना है, एक होता है फैच इंस्ट्रक्शन और एक होता है एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। फैच इंस्ट्रक्शन का मतलब फैच कर रहा है और एग्जीक्यूट का मतलब उसको रन कर रहा है। इसका मतलब अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो IC बराबर होगा FC प्लस EC, मतलब फैच साइकिल प्लस एग्जीक्यूट साइकिल। फिर वही बात नोट्स में लिखी हुई है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन की लेंथ के अनुसार उसे रन करने में समय लगता है, जिसे मशीन साइकिल कहा जाता है। IC के द्वारा दो या अधिक मशीन साइकिल का उपयोग लिया जाता है। फैच साइकिल हमेशा एक ही मशीन साइकिल का उपयोग लेती है और EC जो है वो एक से ज्यादा मशीन साइकिल का उपयोग लेती है। इसी तरह से इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करने में एक मशीन साइकिल लगता है और उसे रन करने में एक से अधिक मशीन साइकिल लगते हैं। अब आप ये देखें कि जब आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को रन करते हैं तो सबसे पहले PC के द्वारा किसी भी इंस्ट्रक्शन को लेके आने का काम करता है। मतलब जो भी आपका PC है वो आपके इंस्ट्रक्शन को लाने का काम करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। तो ये इंस्ट्रक्शन को लाने का काम करता है, इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड पार्ट डिकोड करने का काम करता है, उसमें से एड्रेस पता कर लेता है। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है उसको ये लाकर किसको दे देता है, एड्रेस रजिस्टर को दे देता है, और ये काम T0 टाइम में करता है। अब हमें उससे क्या पता लगेगा, उससे हमें पता लगेगा कि उसका एड्रेस क्या है। तो वापस से सुनिएगा कि जो इंस्ट्रक्शन लाने का काम कर रहा है वो प्रोग्राम काउंटर है। कौन है वो, प्रोग्राम काउंटर। और वो लाके किसको दे रहा है, एड्रेस रजिस्टर को लाके दे रहा है, ताकि उसका क्या पता लग जाए, एड्रेस। लेकिन एड्रेस जो है उससे उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता। उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें उसे एड्रेस रजिस्टर से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को देना पड़ता है, और टाइमिंग आपका लगता है T1। टाइमिंग आपका लगेगा T1। अब आप ये देखिए तो यही इसमें बात लिखी हुई है कि PC के द्वारा किसी भी इंस्ट्रक्शन को एड्रेस में लोड किया जाता है, इसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लोड करते हैं, और इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड पार्ट डिकोडर में लोड किया जाता है, तथा एड्रेस पार्ट एड्रेस रजिस्टर में लोड होता है। ऑपकोड को डिकोड किया जाता है। डिकोड का जो मैंने अभी इंस्ट्रक्शन सेट आपको बताया था, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमें कौन सा उस पर ऑपरेशन करना है। भाई आपका जो एड्रेस जो था वो लाके हमें किसने दिया, PC ने लाके दिया, प्रोग्राम काउंटर ने लाके दिया, हमें उसका एड्रेस पता लग गया। जब हम लोग उसके रन करने की बात कर रहे हैं तो हम उसको किसको दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को दे रहे हैं। वहां पे हमें पता लग रहा है कि हमें कौन सा ऑपरेशन उसके ऊपर करना है, जो कि मैं इंस्ट्रक्शन सेट में आपको अभी बता चुका हूं कि भाई तीनों 1 है, चारों 1 है तो क्या होगा, 3 1 1 0 होने पे कौन सा ऑपरेशन होगा, ये सारी चीजें। अब ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये डिसाइड करता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन करना है। हम लोग डिसाइड नहीं करते, हम तो इक्वेशन लिखते हैं। अब देखें इसके बाद ये डायग्राम मैं आपको बोर्ड पे बताता हूं। अब देखिए इसे समझते हैं हम लोग बोर्ड पे। देखो पहली जो चीज है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल है, जैसे कि आप नोट्स में भी देख रहे थे, हो रहा क्या है, इसको ऐसे लिखा जाता है कि PC लाकर एड्रेस रजिस्टर को दे रहा है ताकि उसका एड्रेस पता लग सके, और एड्रेस रजिस्टर उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को दे रहा है जो कि 16 बिट की है। वो पिछले वीडियो में आपको बताया थे कौन कौन से 12 बिट के होते हैं, कौन कौन से 16 बिट के होते हैं। अब 0 से लेकर 11 तक, मान लेते हैं यहां तक 11 बिट है, ये आपका एड्रेस रजिस्टर में जाता है।
एड्रेस रजिस्टर जो इसका बताएगा कि एड्रेस क्या है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट 3 बिट है, 3 बिट कौन कौन से है, 12, 13 एंड 14, 3 बिट, जो कि मैं आपको इंस्ट्रक्शन सेट के टाइम भी बता रहा था कि तीनों 1 है, चौथा भी, 15वां नंबर जो है वो आपका जाता है फ्लिप फ्लॉप के पास। अब ये जब 3 आते हैं तो आउटपुट आपको 8 मिलते हैं। ये मैं डिकोडर में भी आपको बता चुका हूं, नहीं देखा तो पहले डिकोडर वाला वीडियो देख लो कि अगर 3 इनपुट देते हैं तो 8 आउटपुट मिलते हैं डिकोडिंग करने के लिए। ये 3 उसकी सिलेक्शन लाइन ही होती है, 3 इनपुट है और 2 की पावर 3 से 8 आउटपुट है। अब 8 जो आउटपुट होते हैं वो D0, इसी तरह से सारे होंगे, मैं सीधा लास्ट वाला लिख देता हूं D7। इस तरह से और भी होंगे जो टोटल कितने हो जाएंगे, ये आपके 8 हो जाएंगे। ये सारे के सारे आपके यहां एनकोडर के पास है। अब देखिए ये जो काम हो रहा है फ्लिप फ्लॉप वाला भी इसके अंदर आ रहा है, इससे हमें पता लगेगा कि हमें ऑपरेशन क्या करना है। तो पहला जो साइकिल होता है, इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं फैच साइकिल। फैच साइकिल मैंने आपको बताया एक मशीन साइकिल लगता है इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करने। अगला जो साइकिल है वो हमारा है डिकोड साइकिल। डिकोड साइकिल का मतलब यही बात आपको लिखनी है कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का 0 से 11 कहां जा रहा है, एड्रेस रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का कोमा लगेगा, 12 से लेकर 14 तक आपका कहां जा रहा है, डिकोडर में, D0 से D7। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का 50 नंबर आपका जा रहा है फ्लिप फ्लॉप। जैसे मान लीजिए तो हमने क्या कह दिया, आई फ्लिप फ्लॉप या ई फ्लिप फ्लॉप। ये हो गया आपका डिकोडर साइकिल। फैच साइकिल हो गया, डिकोडर साइकिल हो गया। नेक्स्ट जो है वो होता है आपका नेक्स्ट जो है वो आपका हो गया डिसीजन साइकिल। डिसीजन जो साइकिल जो है वो आपका ये बताने के लिए होता है कि हमें करना क्या है। मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था वो सेम बात मैं वापस से दोहरा देता हूं कि ये तीनों 1 है और ये भी 1 है, तो ये वाली इंस्ट्रक्शन यूज होगी। तीनों 1 है, ये 0 है, तो सेकंड नंबर इंस्ट्रक्शन यूज होगी। और उसके अलावा जो है वो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो है वो उपयोग होगी। इसी तरह से ये जो काम हो रहा है इसमें आप बार बार देख रहे हैं T0, T1, T2 टाइमर चल रहा है। ये जो टाइमर है ये भी 16 बार चलता है और 16 तक का टाइमर जो है वो कब मिलेगा, जब 4 आप इनपुट दोगे तब आपके 16 आउटपुट आएंगे। तो टाइमर जो है वो T0 से लेकर T15 तक चलेगा और इसमें इनपुट जो दिए जाएंगे वो कितने इनपुट दिए जाएंगे, 4। 3 × 8, 3 से 8 मिल रहे हैं। डिकोडर वाला वीडियो देखना पड़ेगा, मैं आपको कह रहा हूं। और 4 से आपको कितने मिल रहे हैं, 16 मिल रहे हैं। अब ये लास्ट में उसकी क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। तो आपने फैच किया, इंस्ट्रक्शन को प्राप्त किया, फिर आपने उसको डिकोड किया, फिर आपने उसका क्या लिया, डिसीजन लिया कि आपको क्या करना है इंस्ट्रक्शन में, और लास्ट में आप लोग क्या करेंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे। इसका मतलब आपने क्या देखा कि आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल में 4 पार्ट है, फैच, डिकोड, डिसीजन और इंस्ट्रक्शन। कैसे काम कर रहा है ये मैंने आपको बता ही दिया, और इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा वो हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एड्रेसिंग मोड। ढंग से सुनिएगा। एड्रेसिंग मोड जो होता है वो एड्रेस पता करने के तरीके हैं। पहली जो चीज है, एड्रेस को पता करने के लिए हम लोग एड्रेसिंग मोड का उपयोग ले रहे हैं। अब देखिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि एड्रेस को अगर हमें पता करना है तब हमें एड्रेसिंग मोड की जरूरत है, तो कौन कौन से तरीके हैं वो हम पहले यहां देख लेते हैं, फिर बोर्ड पे हम इसे डिस्कस करेंगे तो 2 बार आपके होने से समझ में आ जाए। अब देखिए, पहली जो चीज है कि अगर पहला जो एड्रेस है वो डायरेक्ट एड्रेस या एब्सोल्यूट एड्रेस होता है। डायरेक्ट एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस किसे बोलते हैं, जब मेमोरी लोकेशन सीधे दिया हुआ हो। जब मेमोरी लोकेशन सीधे दिया हुआ होगा तो वो डायरेक्ट एड्रेस है। जैसे आपने सीधे A लिख दिया, B लिख दिया, जैसे किसी भी इंस्ट्रक्शन के साथ में, या आपने सीधा उसका नंबर लिख दिया 7632, जो भी उसका एड्रेस है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, वो अगर आपने लिख दिया तो वो आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। MCQ आया हुआ भी था, उसे पूछा भी था कि भी हेक्साडेसिमल कोड में लिखा हो तो ये किस प्रकार का मोड है।
तो ये कैसा मोड है? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। जरूरी नहीं है ABCD लिखा हो, अल्फाबेट वेरिएबल के नाम में लिखो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो ऑपरेंड मेमोरी में किसी लोकेशन में उपस्थित होता था, मेमोरी का एड्रेस इंस्ट्रक्शन के द्वारा अगर दिया जाता है तो वो डायरेक्ट एड्रेसिंग कहलाता है, जहां पे A एड्रेस का नाम है। इसके बदले सीधे हेक्साडेसिमल कोड भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है वो है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग। अब आप सोचेंगे कि रजिस्टर एड्रेसिंग में क्या होता है। आप एड्रेस जब पता करते हैं तो दो तरीके होते हैं, एक सीधे डायरेक्ट जिसको आप एब्सोल्यूट भी कहते हैं, दूसरा होता है रजिस्टर का नंबर दिया हो R1 R2 इस तरह से अगर दिया हो तो वो रजिस्टर एड्रेसिंग कहलाता है। उसी तरह से अगर आपके रजिस्टर इनडायरेक्ट है, मतलब आपके पास एड्रेस तो रजिस्टर का है लेकिन वो एड्रेस रख रहा किसी वेरिएबल का है या किसी और डायरेक्ट जैसे नंबर हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में उसका अगर एड्रेस रख रहा है तो भी वो रजिस्टर इनडायरेक्ट है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अगर बाइनरी रूप में दिया हो, देखो बाइनरी रूप में अगर दिया जाता है तो एक नॉर्मल सी बात हुई कि उसकी स्पीड क्या होगी? फास्ट होगी, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, इसीलिए इस एड्रेसिंग मोड का नाम ही इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो इम्प्लीसिट है। इम्प्लीसिट मतलब एड्रेसिंग मोड देने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप समझ जाओ कि वो जस्ट पीछे वाली इंस्ट्रक्शन पे क्या कर रहा है? काम कर रहा है। उसे हम लोग इम्प्लीसिट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। जैसे CMA लिख दिया, CMA के बाद कोई एड्रेस नहीं है, कोई एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट लेगा जस्ट पहले वाली इंस्ट्रक्शन पर, उसको हम बोलेंगे इम्प्लीसिट। अगर एरे के रूप में आप लोग यूज कर रहे हैं तब आप उसे बोलते हैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, जिससे ऑपरेंड का एड्रेस एक फिक्स्ड मेमोरी के अकॉर्डिंग 1 by 1 इंक्रीमेंट होता रहता है और उस लोकेशन को वो ले लेता है। इसी तरह से बेस एड्रेसिंग में क्या होता है? इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का अपोजिट होता है। इसे फिक्स एड्रेस को बेस रजिस्टर कहा जाता है। जो भी आपका फिक्स एड्रेस है वो आपका क्या कहलाएगा? बेस रजिस्टर कहलाता है, और उसी का ही इसमें यूज लेते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं बेस एड्रेसिंग मोड। लेकिन अगर आप बेस एड्रेसिंग मोड का यूज नहीं लेते और प्रोग्राम काउंटर जो PC है, जो कि इंस्ट्रक्शन को लाने का काम करता है, उसके एड्रेस को अगर उसके कंटेंट को या उसके एड्रेस फील्ड को अगर आप ऐड करते हैं तो वो रिलेटिव एड्रेसिंग मोड कहलाता है। इसका मतलब अगर हम इसे समझे तो हमने ये देखा कि सबसे पहला हमारा जो एड्रेसिंग मोड है उसका नाम डायरेक्ट है। तो डायरेक्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया? डायरेक्ट के लिए मैंने आपको बताया कि एड्रेस जो है वो सीधे लिखा होता है, चाहे ऐसे लिखा हो, चाहे वो एड्रेस जो है वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा हो, तो वो कहलाएगा क्या? डायरेक्ट एड्रेसिंग। लेकिन अगर रजिस्टर का हम लोग उपयोग ले रहे हैं तो वो जो है वो हमारा क्या कहला रहा था? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहला रहा था, जिसमें आप लोग सीधे रजिस्टर का नंबर लिख रहे R1 R2। अगर रजिस्टर इनडायरेक्ट है तो ऐसा होगा कि आप लिखेंगे तो रजिस्टर का नंबर, बट वो एड्रेस जो रख रहा है वो डायरेक्ट वाले वेरिएबल का रख रहा है, सीधे उसका एड्रेस रख रहा है। आराम से याद हो रहा है, रजिस्टर इनडायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब देखिए अगर मैं कह दूं भाई इमीडिएट, तो हमें ये चीज समझ में आ गई है कि सर इमीडिएट का मतलब होता है फास्ट। फास्ट का मतलब कैसे होगा? जब वो बाइनरी रूप में होगा। अगर आप बाइनरी रूप में लिखते हैं तो वो हो गया आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब मैं बोलता हूं इम्प्लीसिट, तो इम्प्लीसिट में क्या होगा? इम्प्लीसिट में आप एड्रेस लिख ही नहीं रहे। जब आप लिख ही नहीं रहे तो वो जस्ट पीछे वाला जो एड्रेस है उसको ये ले लेगा, जो कि क्या कहलाएगा? आपका इम्प्लीसिट एड्रेसिंग मोड आपका कहलाएगा। इसी तरह से अगर आप एरे के रूप में ले रहे हैं तो आपका हो गया इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। अगर आपका जो रजिस्टर है वो बेस रजिस्टर है तो बेस एड्रेसिंग मोड। और इंस्ट्रक्शन लाने का काम कौन कर रहा है? प्रोग्राम काउंटर। अगर आप उसके एड्रेस को, इफेक्टिव एड्रेस को ऐड करते हैं तो वो आपका लास्ट वाला हो जाएगा, जिसको बोलते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। अगला जो टॉपिक है वो है इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब इसमें क्या होता है? ये तो वो सेम ही बात है कि भाई इंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग वर्क करते हैं तो उसमें एक ऑपरेशन कोड होता है, एक मोड फील्ड होती है, एक एड्रेस फील्ड होती है। एक में तो मोड फील्ड में तो हमें एड्रेस का पता लगता है, और जो एड्रेस फील्ड है वो एड्रेस पे डिपेंड करती है। किसी भी कंप्यूटर में हमें ये पता लगता है कि हमें कौन सी इंस्ट्रक्शन का उपयोग लेना है
और उसका एड्रेस क्या है। ये दो चीजें हमें देखनी पड़ती है। नॉर्मली इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है वो 3-4 प्रकार के होते हैं। एक जिसमें एड्रेस दिया हुआ ही नहीं होता है, जैसे कि उसको बोलते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, एक तरह से इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड हो गया, जैसे कि CLA क्लियर कर देगा और CMA कॉम्प्लीमेंट ले लेगा। इसी तरह से वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है जिसमें एक एड्रेस लिखा जाता है। अब आप कोई भी ऑपरेशन वन एड्रेस से भी कर सकते हैं, 2 एड्रेस से भी वही सेम ऑपरेशन कर सकते हैं, और 3 एड्रेस से भी वही सेम ऑपरेशन कर सकते हैं। और 1 एड्रेस से अगर आप करेंगे तो इसके अंदर एक एक ऑपरेंड लिखकर आपको काम करना पड़ेगा। उसमें ज़्यादातर LDA और STA कमांड का यूज लिया जाता है। और वही सेम ऑपरेशन आप 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन से भी कर सकते हैं, जिससे 2 ऑपरेंड के एड्रेस दिए जाते हैं। और वही सेम ऑपरेशन 3 के साथ में भी आप कर सकते हैं, जिसको 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसमें 3 एड्रेस दिए हुए होते हैं। 3 एड्रेस वाले की स्पीड बढ़िया होती है, लेकिन उससे मेमोरी जो है वो आपकी क्या लग जाती है, ज़्यादा लग जाती है। वो अधिक पावरफुल भी होती है, क्योंकि वो एक ही लाइन में पूरी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट भी करना, जैसे ये वाला ऐड वाला है तो ये इन दोनों को जोड़ भी देगा और जोड़ के C में डाल भी देगा। इसके अंदर यही काम 2 लाइनों में करना पड़ेगा। इसमें लाइनें और ज़्यादा हो जाएगी, इसमें लाइनें और ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन स्टैक का उपयोग लेता है, ज़्यादातर पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन यूज आती है। वापस से सुनिएगा, ज़्यादातर इसमें स्टैक का उपयोग लिया जाता है और पुश और पॉप ऑपरेशन से इसमें काम होता है, क्योंकि पुश और पॉप के अंदर आपको ये बताना नहीं पड़ता कि एड्रेस क्या है। 1 एड्रेस जो है LDA और STA की वजह से काम करता है, लोड करना और स्टोर करना। और जो 2 एड्रेस है वो रजिस्टर का उपयोग लेता है, और जो 3 एड्रेस है वो सीधे सारे के सारे डायरेक्ट एड्रेस का यूज करता है। ये अच्छा क्वेश्चन बनता है कि स्टैक कौन से इंस्ट्रक्शन के अंदर यूज में आता है, LDA और STA किसके अंदर यूज में आते हैं, रजिस्टर किसके अंदर यूज में आते हैं। इसमें 1 एड्रेस में AC का उपयोग लिया जाता है। वापस से ध्यान रखना ना, AC एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज में आता है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में। ध्यान रखिएगा, बाद में क्वेश्चन आने के बाद में आपको ये दिक्कत ना हो कि हमें बात याद नहीं थी। AC एक्यूमुलेटर, स्टैक 0, इसीलिए मैं बार बार इस चीज को दोहरा रहा हूं। और लास्ट जो 3rd नंबर है 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जिसमें रजिस्टर का उपयोग लिया जाता है, और 3 एड्रेस में किसी तरह की चीज़ों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा स्टैक होगा, जो कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की तरह इसको यूज करेंगे और इसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे।